हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में शब्द शक्ति और शब्द विचार का जो टॉपिक है, वो हम आज पूरा खत्म करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो है पेपर में सभी क्वेश्चन आए हैं और मिडिल स्कूल जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, वो 2019 के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और इसके संबंध में और भी जो क्वेश्चन पेपरों में आए हैं, वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। तो आपके लिए जो वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आप वीडियो जरूर ध्यान से देखें और पूरी ये वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको लिए गए हैं, वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं, हमें यहाँ पे दी गई है शब्द शक्ति और शब्द विचार। इसमें हम निपात भी देखेंगे अंदर। आइए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्याकरण कोश आदि के आधार पर शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है, वो क्या कहलाती है। तो हमें बताना है कि जो ऐसी व्याकरण की जो कोश आदि के आधार पर शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध, तो सांकेतिक अर्थ का जो बोध कराएगी, वो शक्ति कौन सी कहलाएगी। तो उसका जो आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपको दा हो जाएगा। जो आपकी शक्ति कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। तो यह अभिधा शक्ति कहलाएगी। आइए, अगला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं। तो हमें बताना है कि जो शब्द शक्ति होती है, उसके कितने भेद होते हैं। तो आप जानते हैं, जो शब्द शक्ति होती है, वो कितने प्रकार की होती है। क्या 2 प्रकार की होगी, या 4 प्रकार की होगी, या 3 की, या 5 की। तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होगी। क्योंकि आप जानते हैं, जो शब्द शक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों शब्द शक्ति शामिल होती हैं। तो यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इस वीडियो में आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं। यदि आपको शब्द शक्ति का चैप्टर आपको पता है, तो आप इसके पूरे ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करें, और यदि आपको नहीं पता है, तो आप ऑब्जेक्ट जो है ध्यान से देखें। इन्हीं जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं, इससे पूरा आपका जो है टॉपिक कवर किया गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रुद्र यौगिक और योग रूढ़ जो शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। तो बताना है आपको, जो रूढ़ होते हैं शब्द, रुद्र नहीं, रूढ़ होंगे यहाँ पे। तो रूढ़ शब्द होंगे और यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का जो अर्थ बोध किस शब्द शक्ति के अंतर्गत होता है। तो इन 3 जो रूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं, इन तीनों शब्दों का जो बोध कराती है, वो कौन सी शब्द शक्ति है। तो वो शब्द शक्ति जो है, वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत रूढ़, दा नहीं है, यहाँ डा है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो शब्दों का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। आइए, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हमें सही विकल्प चुनना है कि खाली स्थान से व्यंग्यायत का बोध होता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे किसका बोध हो, व्यंग्यायत का बोध हो। तो व्यंग्यायत का जो बोध कराने वाली शब्द शक्ति है, उसको हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो याद कर लेना है आपको। तो व्यंग्यायत का जो बोध कराए, वो कौन सी शब्द शक्ति है, वो है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का जो बोध कराने वाली शब्द शक्ति है, वो अभिधा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की जो है वो शब्द शक्ति होती है। और व्याकरण कोश के आधार पर जो शब्दों के सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, वो कौन सी है, वो भी आपकी अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। आइए, अगला हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिस शब्द को सुनकर हम उसके विचलित और निश्चित अर्थ को तुरंत समझ लेते हैं, उसको हम कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं। तो जिसको हम तुरंत समझ जाएं, पढ़कर ही हमें समझ में आ जाए, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जिनको हम सुनकर हम उसके विचलित और निश्चित अर्थ को तुरंत समझ जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। आइए, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 6वां, सही विकल्प चुनिए। निम्न में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति क्या होती है। तो जो प्रतीकों के माध्यम से
प्रतीति जो है वो क्या होती है, तो कौन सी है यहाँ पे, हास्य पद रचना है या अभिधा है या लक्षणा है या व्यंजना है। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपकी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीति, किसके माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, मतलब आपको प्रतीक बताए जा रहे हैं, मतलब स्पष्ट अर्थ यहाँ पे नहीं हो रहा है और यहाँ पे आपको प्रतीक बताए जा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लक्षणा जो है शब्द शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। आइए 7वां हम क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए, खाली स्थान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, तो कौन सी शब्द शक्ति से जो है व्यंग्यार्थ का बोध होगा, तो जो व्यंग्यार्थ का बोध होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका द आंसर सही हो जाएगा। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर से, हमने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी उसी से छांट कर लिए हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को ऐसा ना समझे जो महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के लिए तैयार है। तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से देखते रहें और अपने पेपर की तैयारी बनाए रखें। आइए 8वां हम क्वेश्चन देखते हैं कि सीधा अर्थ बोध कराती है, तो सीधा अर्थ जो है वो बोध कौन सी शक्ति कहलाती है, तो अभी हमने देखा था कि जिसको पढ़कर तुरंत अर्थ समझ में आ जाए उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, तो अभिधा शब्द शक्ति ही सीधा जो है अर्थ का बोध हमारी कराएगी। जो नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल वाक्य होते हैं उनमें कौन सी शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है, जिनको हम पढ़कर जिनका अर्थ हमें हाल समझ में आ जाए उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, उसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी, इसलिए सीधा अर्थ बोध कराती है कौन सी, अभिधा जो है शब्द शक्ति। आइए 9वां हम देखते हैं कि शब्दों का अर्थ ग्रहण करने वाली है, तो शब्दों का जो अर्थ ग्रहण करने वाली कौन सी जो है शब्द शक्ति कहलाती है, तो शब्दों का अर्थ ग्रहण करने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्दों का अर्थ ग्रहण करने वाली जो शब्द शक्ति है वो क्या है, शब्द शक्ति ही है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा गया है शब्दों का अर्थ ग्रहण कराने वाली जो है वो शब्द शक्ति कहलाती है। तो जहां पर शब्द का अर्थ बताने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। और जो शब्द शक्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, इसलिए शब्दों का अर्थ ग्रहण कराने वाली जो शक्ति है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। और यह कितने प्रकार की होती है, शब्द शक्ति जो है 3 प्रकार की हमारी होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आइए आगे देखते हैं, हम 10वां क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि इसमें से कौन काव्य का गुण नहीं है, हमें बताना है कि काव्य का गुण कौन नहीं है, तो प्रसार, प्रसाद, ओज, माधुर्य, अभिधा। तो आप जानते हैं काव्य के जो गुण हैं वो 3 गुण होते हैं, ओज, माधुर्य, प्रसाद। कौन कौन से, ओज, माधुर्य और प्रसाद। और इनमें जो अभिधा है वो एक शब्द शक्ति है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया था कि काव्य का गुण कौन नहीं है, तो यहाँ पे अभिधा नहीं है, क्योंकि अभिधा एक शब्द शक्ति है। तो काव्य के गुण कितने हो गए, आपको याद रखना है कि 3 काव्य के गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। आइए आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है कि केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए है। तो हमें बताना है कि इस वाक्य में जो है वो कौन सा निपात है कि केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, तो इस बात में निपात क्या है, तो आप जानते हैं जो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में लगकर उस वाक्य के जोर प्रकट कहते हैं, उस वाक्य में क्या दिलाते हैं, जोर दिलाते हैं, उसको हम निपात कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है केवल, क्या है, केवल, केवल भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, केवल मतलब तो विशेष शब्द कौन हो गया है, यहाँ पे केवल हो गया है, तो यहाँ पे निपात क्या होगा, निपात यहाँ पे केवल होगा, क्योंकि जो केवल है जैसे हम कहें भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, तो एक नॉर्मल वाक्य हो गया है, लेकिन इसके आगे यदि हम केवल लगा दें तो एक विशेष अर्थ हो गया, केवल भीख मांग कर ही गुजारा नहीं हो सकता। तो केवल क्या कर रहा है, उस जो वाक्य है वाक्य को एक जोर दिला रहा है, इसलिए जो केवल है वो क्या है, निपात कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला हमारा है कि मुख्यार्थ पर बाधा होने पर, जो मुख्यार्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिसे शब्द शक्ति से मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे कौन सा शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई अन्य अर्थ जो है लक्षित हो, तो अन्य अर्थ लक्षित हो तो हमें कौन सी शब्द शक्ति लगानी है, लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका लक्षणा शब्द शक्ति
हो जाएगा। आइए अगला 13वां हमारा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया खालिस्तान शब्दों के भेद हैं। तो ये कौन कौन से शब्दों के भेद हैं? कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये किसके भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ये है विकारी शब्दों के भेद हैं। किसके? विकारी शब्दों के भेद हैं। विकारी में आप जानते हैं कौन कौन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमारी आ जाती है। और अविकारी में कौन कौन आ जाएंगे? अविकारी में आएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्या है? अविकारी शब्द होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विकारी। आइए अगला 14वां हमारा है कि हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो आपको बताना है कि हिंदी में जो है कितने कारक होंगे। तो आप जानते हैं कि हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में 8 कारक होते हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आप जानते हैं कितने हो गए हमारे कारक? हमारे कारक जो हैं तो हिंदी में कारक कितने हैं? 8 कारक होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 15वां क्वेश्चन है कि दीपा सा मन जला, दीपा सा मन जल चुका है। क्या है? दीपा सा मन जल चुका है। दीपा सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो आपको बताना है कि इस जो पंक्ति दी गई है इस पंक्ति में कौन सा वाचक शब्द है। तो क्या यहाँ पे दीपा है? दीप है, सॉरी, दीप सा मन जल चुका है, दीपा नहीं है, दीप सा मन जल चुका है। तो इसमें क्या दीप जो है वो वाचक शब्द है या मन है या सा है या जल चुका है? तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो वाचक शब्द है। तो यहाँ पे जो है वाचक शब्द है हमारा सा, जो है वो वाचक शब्द कहलाएगा। क्योंकि जो वाचक शब्द होते हैं वो साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराते हैं। क्या है? सांकेतिक अर्थ का। तो वे कहलाएंगे कि दीप सा मन जल चुका है, माने कैसा मन है? दीप सा। तो जो सा है, जो सा यहाँ पे क्या बोध करा रहा है कि इसके जैसा। तो उसके जैसा जो है वो क्या है? संकेतार्थ, जो साक्षात जो है शब्द जो संकेत का बोध करा रहा है। तो सा से हमें क्या पता चल रहा है कि इस जैसा। तो इस जैसा में हमें क्या हो जाएगा? जो सा है यहाँ पे वो है वाचक शब्द हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हमारा देखते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हमें बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो अभी हम बता चुके हैं कि कारक के जो हैं वो 8 भेद होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है, अगला है मैं पर विभक्ति है। मैं पर विभक्ति है। तो मैं और पर कौन सी विभक्ति में आएगा? तो ये आपका होगा अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? अधिकरण कारक जो है उसके अंतर्गत हमारा मैं और पर आ जाएगा। आप जानते हैं कैताने क्रम को कर्ण से अपादान के लिए इस प्रकार जो कारक होते हैं उसमें अधिकरण जो है उसमें क्या आता है? मैं या पर विभक्ति के अंतर्गत आता है। आइए अगला हम देखते हैं निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। तो हमें बताना है कि इनमें से जो संकर शब्द है वो कौन सा है। तो क्या बहादुर है, स्टेशन है, सुबह है या रेलगाड़ी है? तो जो यहाँ पे संकर शब्द है वो कौन सा है? रेलगाड़ी जो है हमारा संकर शब्द आपका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका दा हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? तो बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो समूहवाचक नहीं है। तो क्या लोग, वर्ग, गण या घर? तो इसका आंसर आपका जो होगा वो घर जो है वो समूहवाचक नहीं है। लोग बहुत से लोग हैं, वर्ग बहुत से वर्ग हैं, गण तो बहुत से गण हैं। तो समूहवाचक घर एक नॉर्मली एक घर है। ठीक है, तो समूहवाचक कौन नहीं है? घर है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा है कि जो शब्द विशेषण तथा अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको जो है हम प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रविशेषण जो है उनको कहेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बा इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। जो शब्द क्रिया, जो विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाएंगे उनको हम प्रविशेषण कहेंगे। आइए अगला हमारा है 21वां है कि यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द क्या है? यह पुस्तक अभी छपी है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो इस पर रेखा होनी है। तो अब बताइए आप कि रेखांकित शब्द क्या है? यह पुस्तक अभी छपी है। तो यह पुस्तक अभी छपी है
इसमें हम देखेंगे कि पुस्तक को क्या बताया जा रहा है कि जो पुस्तक है वो अभी छपी है, तो क्या संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या सर्वमानिक विशेषण है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सर्वमानिक जो है विशेषण होगा। क्या है? सर्वमानिक विशेषण होगा। तो जब कोई जो है सर्वनाम शब्द, कोई सर्वनाम शब्द यदि जो है वो हमारा शब्द, जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द के पहले आए, तब वहां पे क्या होगा? तब वहां पे हमारा सर्वनामिक विशेषण होगा। तो जो यहाँ पे है कि यह पुस्तक अभी छपी है, तो कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। तो क्या है? जो सर्वनाम है संज्ञा की क्या बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। तो जब कभी भी जो संज्ञा के पहले सर्वनाम आए, वो क्या है? वह विशेषण शब्द की तरह उसकी संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। यह पुस्तक अभी छपी है, तो जो यह है वो क्या है? पुस्तक की विशेषता बता रहा है। आइए अगला हमारा है 22वां हमारा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आपको यहाँ पे रेखांकित शब्द के कारक की विभक्ति बताना है। तो यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द की जो है कारक की विभक्ति बताना है। तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो इसका आंसर आपका अपादान कारक हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 23वां है कि पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे। पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बताना है कि इनमें जो है रेखांकित शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? तो बताना है इनमें कौन सी संज्ञा होगी। तो क्या कर रहे हैं? पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है वो केवल उड़ान है। क्या है? उड़ान। तो यहाँ पे अब आप बताएं कि ऊंची पक्षी ऊंची उड़ान भर रहे हैं, शब्द रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो उड़ान। उड़ान क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है गुस्सा हो जाएगा। आइए अगला हमारा देखते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें कहते हैं। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बताना है आपको कि उनको हम क्या कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रूढ़। यहाँ पे दा नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग। तो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो इसका आंसर जो है आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उनको क्या वाक्य कहते हैं या शब्द कहते हैं या उपवाक्य कहते हैं या भाषा कहते हैं? तो उनको जो है वर्णों के सार्थक समूह को, जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, तो वर्णों के जो सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो सा हो जाएगा। उसको हम शब्द कहेंगे। तो याद रखना है कि वर्णों के जो है सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। हमने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इनको बहुत ही ध्यान से देखते रहें। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की महत्वपूर्ण जो है खबरें, जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी अच्छी करते रहें। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो गया है? इसका आंसर हमारा हो गया है शब्द। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कल किस प्रकार का शब्द है? तो कल जो है वो किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। कल किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल जो है एक रूढ़ शब्द होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट कहते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे रूढ़
कहलाते हैं। तो जो शब्द जैसे का और ला इनका कोई विशेष स्थान नहीं है, तो जो शब्द क्या है किसी शब्दों से मिलकर ना बने हों उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें कि जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मिल से बनते हैं उनको हम योग रूढ़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। तो इसमें जो कल है वो किसी से मिलकर नहीं बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इसलिए इसको हम रूढ़ शब्द मानेंगे। तो आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है कि कौन सा शब्द विकल्प सूचक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है विकल्प सूचक है, कौन सा शब्द विकल्प सूचक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका अथवा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वे शब्द जो वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट कहते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें हम विकल्प सूचक शब्द कहते हैं। क्या है, फिर से सुन लें आप लोग, वे शब्द जो वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट कहते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। ये शब्द दो या दो से अधिक स्थितियों में से एक को स्वीकार अथवा ग्रहण कहना दर्शाते हैं। क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अथवा है, अथवा दो में से किसी एक को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या है, यह विकल्प सूचक शब्द कहलाते हैं। वह एक विकल्प सूचक शब्द है। कौन है, विकल्प सूचक, क्योंकि जो है दो में से किसी एक को प्रकट करने की बात बताता है। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग बने रहें, स्किप ना करें। और इसके साथ साथ में हम इनकी जो है परिभाषा या इनके संबंध में जो है सभी आपको बिल्कुल क्लियर करवाते चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि इनकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक इनकी दे दी है, तो आप लोग बने रहें। आइए अगला हम देखते हैं, से अभिव्यक्ति है, जो से है वो अभिव्यक्ति कौन सी अभिव्यक्ति है। तो पहला है स्मा अधिकरण कारक की, दूसरा है कैम कारक की, तीसरी है अपादान कारक की, चौथी है उपर्युक्त में से कोई सी नहीं। तो जो से है, से विभक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो से विभक्ति जो है वो है अपादान कारक के अंतर्गत आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो आपका बा आएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका बा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 शब्दों के जो है भेद होते हैं। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद। तो कितने हो गए हैं हमारे जो हैं वो 4 यहाँ पे हो गए हैं। और एक और होता है आपका कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो कहा गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के खाली स्थान भेद कितने होते हैं। तो शब्दों के जो भेद हैं वो अपने यहाँ पे 5 भेद होते हैं। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो है वो क्या हैंगे, हमारे उत्पत्ति के आधार पर भेद हैं। यहाँ पे हमारा जो आंसर सटीक है वो 5 है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमें कोई भी नहीं दिया गया है, तो हम कौन सा मान लेंगे, 5 हम मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन निकटतम 5 है। नहीं तो यहाँ पे होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन होता, इनमें से कोई नहीं। आइए अगला हमारा हम देखेंगे, तो हमें 30वां क्वेश्चन है कि शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को रिक्त स्थान में भरिए। तो हमें बताना है कि यहाँ पे रिक्त स्थान में हम कौन सा निपात भरेंगे। तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यदि सोच रहे हो कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ये आपके पुराने पेपरों में से आए हुए क्वेश्चन है। तो मैंने कोई नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखे हैं, आपके लिए सभी वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। तो आपका वहां पे पैटर्न बनता है वो इसी प्रकार से बनता है कि जो पुराने पेपरों में आए हैं उन्हीं में से जो क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि कहा गया है कि खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, तो शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, तो क्या मात होगा, शिक्षा मात मनुष्य को ऊपर उठाती है। ठीक बन रहा है। जैसे शिक्षा सहारा मात
सहारा मनुष्य को बिल्कुल नहीं बनना है। शिक्षा तो मनुष्य को ऊपर उठाती, ये भी नहीं बन रहा है। और का शिक्षा का मनुष्य को बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका मात्र हो जाएगा, क्योंकि मात्र लगाने से इस शब्द पे क्या हो रहा है? जोर डल रहा है, इसलिए यह निपात होगा। तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, तो उस मात्र जो है यहाँ पे लगने से उस पे क्या है? शिक्षा पर जोर प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा निपात है? मात्र यहाँ पे हो जाएगा। तो निपात क्या कहलाते हैं? जो ऐसे शब्द जो क्या है उस पर विशेष बल दबाते हो वाक्य पर, उसी को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाएंगे? तो दो भिन्न भाषा जो दो भिन्न भाषाएं होती हैं, तो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द क्या कहलाएंगे? तो दो भिन्न भाषाओं को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। यहाँ पे कौन सा संकर होगा? यहाँ पे जे वाला संकर सही होगा, क्योंकि जे संकर नहीं है। यहाँ पे जो है वो हम कैसा संकर लिखते हैं? जे वाला संकर ही होता है। तो आपको याद रखना है कौन सा संकर। जे संकर वाला संकर है, लेकिन जे वाला संकर यहाँ पे सही है, क्योंकि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? संकर शब्द बनते हैं। कौन से संकर शब्द बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा है कि सीम ने कल काम नहीं किया था। किसने? सीम ने कल काम नहीं किया था। तो सीम ने कल ना काम, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन करें। तो यहाँ पे आपका जो है जो सीम ने कल, यहाँ पे डॉट 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 होना चाहिए था। कहाँ पर? यहाँ पर। तो सीम ने कल खालिस्तान काम नहीं किया था। तो सीम ने कल खालिस्तान काम नहीं किया था। तो सीम ने कल ही काम नहीं किया था, या सीम ने मात्र कल काम नहीं किया था। सीम ने कल भर काम नहीं किया, तो ये तो हो नहीं सकता है। सीम ने कल भी काम नहीं किया था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैसे हम देखें, यदि यहाँ पर हमें कहाँ लगाना है? इस जगह पर लगाना है। तो इस जगह पर हम देखेंगे, किस जगह पर फिर से बता देते हैं। आपका इस जगह पर आपको लगाना है। यहाँ पे डॉट डॉट है, लेकिन हो नहीं पाया है, इस वजह से आपको यहाँ खालिस्तान होना है। तो सीम ने कल भी काम नहीं किया था। हाँ, तो ये बिल्कुल राइट हो रहा है, क्योंकि जो है बल प्रकट कहाँ से हो रहा है? बल कहाँ से हो रहा है? सीम ने कल भी काम नहीं किया था। सीम, तुमने कल भी काम नहीं किया था, मतलब कल भी नहीं किया था उसने, आज नहीं किया है और कल भी नहीं किया था, मतलब एक विशेष बल कहाँ से दब रहा है? यदि हम कहें सीम ने कल ही काम नहीं किया, तो ही काम नहीं किया है, ये कोई वाक्य नहीं बन रहा है सही से। अगर सीम ने मात्र, तो मात्र भी नहीं लगा सकते, ही भी नहीं, भर भी नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है सही? आपका जो है दा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो रहा है। आइए अगला हम देखते हैं। 33वां हमारा है कि बड़ई ने मेज चयन कीजिए। बड़ई ने मेज चयन कीजिए। क्या है? बड़ई ने मेज खालिस्तान बनाई है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे होना था आपका बड़ई ने मेज खालिस्तान बनाई है। तो यह क्या हो जाएगा? बड़ई ने मेज खालिस्तान बनाई है। इस वाक्य में ये यहाँ पे एक्स्ट्रा कहीं से आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आप देखें बड़ई ने क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो होगा आपका, ये यहाँ पे आप डॉट 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 मान लें इसको, ठीक है। तो बड़ई ने मेज खालिस्तान बनाई है, इस वाक्य में उचित निपात भरिए। तो क्या होगा? बड़ई ने ठीक मेज बनाई है, बड़ई ने मेज ठीक बनाई है, या बड़ई ने मेज लगभग बनाई है, या बड़ई ने मेज करीब बनाई है, या बड़ई ने मेज शायद बनाई है। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ई ने मेज ठीक बनाई है। यहाँ पे हम क्या लेंगे? ठीक निपात जो है लगा सकते हैं, क्योंकि जोर दब रहा है कि बड़ई ने जो मेज बनाई है वो कैसी है? ठीक बनाई है। ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं। सरस्वती विद्यालय, सरस्वती विद्यालय 12वीं कक्षा खालिस्तान है। इस वाक्य में उचित निपात को लगाइए। तो जो सरस्वती विद्यालय है 12वीं कक्षा है, तो क्या होगा? 12वीं कक्षा तक है। क्या तक? तो तक जो है वो सही होगा। 12वीं कक्षा नहीं है, ये तो होने 12वीं कक्षा बिल्कुल नहीं, भोपाल बिल्कुल नहीं। तो क्या तक लग जाएगा कि जो सरस्वती विद्यालय है वह क्या है? 12वीं तक है। तो क्या जोर दब रहा है कि जो स्कूल है वो कहाँ तक है? विद्यालय केवल 12 ही तक है। तो इसमें निपात क्या हो जाएगा? सही। इसका आंसर जो है आपका वो तक सही हो जाएगा, बा सही होगा। आइए अगला हमारा है 34वां हमारा है कि क्या बात कर रहे हो? क्या बात
कर रहे हो, तो बताना है आपको कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या बात कर रहे हो। मैंने तो सुना खालिस्तान नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो सुना खालिस्तान नहीं। इस वाक्य में जो है वो कौन सा उचित निपात है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है उचित निपात कौन सा है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आपको बताना है इसमें जो है उचित निपात आपका कौन सा है। तो इनमें से जो आपका उचित निपात होगा वो सा, तो मैंने तो सुना सा नहीं, तो यहाँ पे सा नहीं लग सकता है। दूसरा, तो मैंने तो सुना तो नहीं, तो भी नहीं हो सकता है। भी, मैंने तो सुना भी नहीं, ये थोड़ा हो सकता है। लेकिन अगला, मैंने तो सुना ही नहीं, हाँ ही सही होगा। मैंने तो सुना ही नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो सुना ही नहीं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन जो दोबारा ही, यहाँ पे आंसर जो है वो बिल्कुल सही आपका आंसर जो है ही होगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 36वां होगा कि वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि कहलाती है। तो वर्णों से जो है वो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि क्या कहलाएगी, तो वर्णों से जो निर्मित होती है वो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि क्या कहलाएगी। तो बताना है आपको, क्या वर्ण कहलाएगी या शब्द कहलाएगी या विचार कहलाएगी या बैतनी कहलाएगी। तो आपको बताना है कि जो वर्णों से निर्मित स्वतंत्र अथवा तथा सार्थक ध्वनि है वो क्या कहलाती है। तो वर्णों से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त निपात को बताइए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इसमें जो है निपात कौन सा है। तो आपको बताना है, तो मेरे तो, क्या मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो भैया यहाँ पे मेरे है, तो है या दूसरा है या ना है। तो भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो मेरे तो क्या है, यहाँ पे निपात हो जाएगा क्योंकि यह पूरे वाक्य पर विशेष बल दबा रहा है, इसलिए यह क्या होगा, यह एक निपात शब्द हो जाएगा। अब निपात कौन कौन होते, जैसे हम आपसे कहें मात्र, क्या है मात्र, तो यह निपात कहलाता है। मात्र के बाद भी एक निपात होगा है, तब भी एक निपात होता है, तब भी एक निपात होता है, और तो भी एक निपात होता है। केवल, तो केवल भी एक निपात होता है। ही भी एक निपात होता है। सी भी निपात होता है। क्या भी निपात होता है। भर भी निपात होता है। ऐसे आदि बहुत से क्या है, ये निपात शब्द होते हैं। तो हमने कुछ आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आइए अगला, तो इसका आंसर आपको पता ही है कि तो हो जाएगा। आइए अगला हमारा है कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के खाली स्थान कितने भेद होंगे, तो रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं। ये डा होगा यहाँ पे, रूढ़, रूढ़ होता है, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो जाती थोड़ी सी। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, दा नहीं है, एड़ा है, तो योग रूढ़ तो कौन होते हैं, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए अगला हमारा है, दादाजी ने चित्र को दादाजी के चित्र को लगाइए, तो दादाजी के चित्र को लगाइए, उतारो, इस वाक्य में सही निपात क्या है। तो यहाँ पे जो है दादाजी के चित्र को खाली स्थान उतारो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो दादाजी के चित्र को खाली स्थान उतारो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली स्थान आपका है। तो दादाजी के चित्र को उतारो, इसमें कौन सा निपात हम लगा सकते हैं, जी है आपका बिल्कुल सही। तो आपको बताना है इसमें हम क्या लगाएंगे, दादाजी के चित्र को मत उतारो, जी बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, दादाजी के चित्र को शायद उतारो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। दादाजी के चित्र को ही उतारो, ये भी नहीं हो सकता है। दादाजी के चित्र को कभी उतारो, बिल्कुल। तो क्या होगा, इसका आंसर जो है वह आप हो जाएगा, क्योंकि इससे ही आपके वो है शब्द पर जोर पड़ रहा है कि दादाजी के चित्र को मत उतारो, क्या है, मत उतारो। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 40वां क्वेश्चन है कि सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। तो सार्थक शब्दों के जो वर्गीकरण के आधार हैं वो क्या एक आधार है या दो है या तीन है या पांच है। तो आपका इसका आंसर जो है वो होगा, कितने आधार होंगे,
तो वर्गीकरण के जो है वो 5 आधार हो जाएंगे। तो सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं? जो 5 आधार होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं 41वां हमारा क्वेश्चन है कि देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन सा है? लोटा, कैंची, कालपीन, आलपीन सॉरी, या नीला नीलाम। तो इनमें से कौन से जो हैं वो देशज शब्द हैं? तो आप जानते हैं कैंची नहीं है, आलपीन नहीं है, नीलाप नहीं है, तो कौन सा है? लोटा जो है यहाँ पे हमारा देश शब्द है। आपके क्वेश्चन में देश शब्द जो विदेशी शब्द हैं तो ये शब्द भी आ सकते हैं। तो आगे चल के हम इनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आप एक टॉपिक को कवर करें और फिर जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं कि आपका पूरा जो है टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य जो है आपको प्रत्येक टॉपिक में जो है वो अच्छी मजबूती प्रदान करनी है। हम आपके लिए इसी वजह से टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, जैसे वर्णमाला का टॉपिक पिछला जो हमने वीडियो लिया था वर्णमाला का, तो वो भी हम हल कर चुके हैं। तो आप पुरानी वीडियो अवश्य के देखें। हम जो आप है उस पर प्ले लिस्ट पर जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं हम कि बस खालिस्तान यहाँ से निकलेगी, यहाँ से मिलेगी, बस खालिस्तान यहाँ से मिलेगी, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो क्या है? बस खालिस्तान यहाँ से मिलेगी, तो इसमें आपको देखना है कि जो है निपात क्या है। बस क्या यहाँ से मिलेगी? बस कहाँ यहाँ से मिलेगी? बस क्यों यहाँ से मिलेगी? बस किससे यहाँ से मिलेगी? तो क्या है इसका आंसर? आप देख रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो होगा क्या। बस क्या यहाँ से मिलेगी? तो क्या जो शब्द है वो इसमें क्या है? सब विशेष बल द्वारा आए, इसलिए इसे क्या है? निपात है। इसका आंसर आ हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। शिक्षक ही क्या है? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। इस वाक्य में उपयुक्त निपात क्या है? तो शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त, तो ही क्या है यहाँ पे? ही जो है आपका निपात शब्द है, क्योंकि ही से ही पूरे जो शिक्षक जो है विशेष बल दो रहा है शिक्षक पर कि जो शिक्षक हैं वही केवल भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर आ हो जाएगा। आइए इस टॉपिक का हमारा जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है? तो आपको बताना है दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया बनती है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा यौगिक क्रिया जो है बनती है। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से यौगिक क्रिया बनेगी। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास रही है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं और आप इसको देखते रहें। आप पूरी वीडियो देखने के बाद यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो पर लाते हैं और आप हमारे साथ बने रहें और अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आपको अगली जो वीडियो मिलेगी इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की एक और वीडियो के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के बाद आज आप इस वीडियो को देखें और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।